सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की परसेंटेज इस फिस्कल ईयर यानी 2026 में 13% से भी नीचे गिरने का खतरा है। 1960 से 2024 तक का अगर हम जायजा लें तो ये 15.9% के एक लॉन्ग टर्म एवरेज से भी इस साल हमें ऐसा लग रहा है कि ये परसेंटेज कम हो सकती है। माली साल 2024 में ये 13.1% थी। 2025 में इसमें मामूली इजाफा रहा और ये 14.1% पर पहुंची। अब अगर हम इस पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा लें तो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ पिछले कई बरसों में बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल, दहशतगर्दी और किसी किसी मौके पर बॉर्डर्स पर जंग के खतरे के साथ साथ हमने अक्सर जो इंटरेस्ट रेट था उसकी एक हायर साइड पर हमेशा उसकी परसेंटेज की वजह से भी ये मामला रहा है। लेकिन अभी खुशकिस्मती है कि ये इंटरेस्ट रेट 10.5% पर मौजूद है। आज ही इसमें 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.5% इसमें कमी आई है। अब इन्वेस्टर ज़ाहिर है जो अभी तक थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, अब देखना ये कि आगे उनका मूड चेंज होता है या नहीं। अब एक रिपोर्ट है 2025 की, उसके मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल रहा है, जहां मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में 45% हमने माजी में इजाफा होते देखा है, जिसमें ख़ासतौर पर KPK और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% से कम होकर जुलाई से अक्टूबर के फाइनेंशियल ईयर 2026 में $748 मिलियन तक रह गई, जबकि मजमूई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में 82.5% की कमी भी देखने में आई है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके मुताबिक वो अपने सरमाए को गैर महफूज समझते हुए मजबूर हैं कि वो टेक्सटाइल कंपनीज को रैपअप करें या बैरून मुल्क मुंतकिल करें, जिससे न सिर्फ मुल्क में खाम माल की खपत कम होगी बल्कि एक्सपोर्ट्स पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जबकि साथ ही साथ ज़ाहिर इससे बेरोज़गारी में भी इजाफा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि SIFC जब 2023 में बनी है तो और उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जब सामने आई तो उसके बाद से हमने सूरत हाल में खासी बेहतरी आती देखी है और उसके बाद बहुत सारी सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से रही हैं। अब माशी माहिरीन तिजारती पॉलिसियों की अपडेट और चाइना के साथ ख़ास तौर पर जो रवाबित हैं उसको बढ़ाने पर अब भी जोर दे रहे हैं, जबकि बैंकर्स ने नौकरियों की कमी और मालियाती दबाव की खबर से पहले ही आगाह कर दिया है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिसंबर 2025 में 51.3 बिलियन डॉलर तक बढ़ा था, मगर माली साल 2026 के सिर्फ पहले 4 माह गुजरने के बाद भी इस मामले में भी थोड़ी सी हमें सुस्त रवि दिखाई दे रही है। लेकिन अब SIFC की फॉर्मेशन के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि मामला खासे बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि पिछले चंद महीनों में बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट कमिटमेंट सेक्टर्स को लेकर रही हैं जो कि पाकिस्तान में आगे जाकर एक्सपोर्ट्स का गेम चेंज कर सकते हैं। अब इस वक्त स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो चैलेंजेस हमें पिछले कुछ 30-40 साल में या इससे भी लंबे अरसे तक दरपेश रहे हैं, हम देख रहे हैं कि SIFC की फॉर्मेशन के बाद कुछ तब्दीलियां उसमें आपको दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर ये जो पिछला 6 महीने साल का अरसा गुजरा है, तो आगे आने वाले दिनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अपने मुल्क में बढ़ा सकेंगे और इसका तरीकाकार क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, हमने देखा है कि 60 की दिहाई, 80 की दिहाई, 2000 की दिहाई में पाकिस्तान ने बड़ा सिग्निफिकेंटली ग्रो किया था, लेकिन हम इसको सस्टेन नहीं कर सके। ये ग्रोथ प्राइमरीली इन तीनों दिहाइयों में बाहर से हमें बहुत लोन्स, कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स वगैरह मिले थे, जिस पे ये हमने ग्रोथ पाई, लेकिन हम वो स्ट्रक्चर नहीं बना सके इकोनॉमी का कि इस ग्रोथ को सस्टेन करते। मुल्क चढ़ते हैं जब सस्टेन्ड हाई ग्रोथ आए। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सन 2007 में पाकिस्तान में 8.4 बिलियन उस जमाने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। अब उसके बाद हुआ ये है जी कि ये जो कंस्ट्रक्शनल क्रेडिट होता है, ये जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, एशियन बैंक टाइप देते हैं, ये घटना शुरू हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना कर्जों पे इन्हिसार कम नहीं किया, बल्कि जाके मार्केट से बहुत महंगे कर्जे अपने जारी रखे, जिससे इस वक्त आप यकीन करें जो हमारी कर्जों की डेट सर्विसिंग है वो हमारे डिफेंस के खर्चे से तकरीबन 4 गुना के लेवल पे है। सबसे बड़ा ऑलमोस्ट
50% हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कर्जे हैं ना। इसकी वजह से होता यह है, जो सबसे बड़ी एक वजह, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कोई क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि बैंकों का सारा क्रेडिट वफाकी हुकूमत समेट लेती है। दैट्स द नंबर वन प्रॉब्लम। द नंबर टू प्रॉब्लम इज ये आईपीपी की फ्लॉड पॉलिसी। 1994 में पॉलिसी आई, इसमें बहुत खामियां थी, फिर हमने 2002 में वही पॉलिसी दोबारा इंप्लीमेंट की और उसके बाद 2013-14 में दोबारा इंप्लीमेंट की। और अब हमारे लिए जो हमारी बिजली की कीमतें हैं उसका सबसे बड़ी वजह, जो दुनिया में इस कम से कम खित्ते में सबसे महंगी है, वो ये आईपीपी पॉलिसी है। सो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब हमें फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है और आईएमएफ प्रोग्राम आता है, तो हमें इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। आपने देखा कि चंद साल पहले ये 22% तक गए, अब आज 10.5% पे इंटरेस्ट रेट्स आए हैं। तो वो ये है जी कि हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसने बड़ा सफर किया है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बंद हो गई है। अब आप याद रखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में ये बड़े बड़े तो आ जाएंगे कि भी आरामको आ रही है, फलां वो आ रहा है, तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन सस्टेन्ड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो पहले आपको अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करना होता है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि टेररिज्म हमने सफर किया है बहुत, और हम कहते हैं कि जी ये टेररिज्म ठीक हो जाए और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। बहुत से ऐसे मुल्क हैं, देखें, जब साउथ कोरिया ने ग्रो किया या चाइना ने ग्रो किया या मलेशिया ने ग्रो किया या इंडोनेशिया ने ग्रो किया, हालांकि हम सब चाहते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े, लेकिन लोगों को ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ये जो भी हुकूमत है वो प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज लाए और उन पे कायम रहे और कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करे। मैं समझता हूं कि इस वक्त कुछ कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट पे कम हो रहे हैं। अब बिजली की देखिए हम क्या करते हैं, कुछ तो हमने वो एडिशनल यूसेज पे कुछ टैरिफ्स पे कम किए हैं। हमें सबसे पहले जो अपनी बंद इंडस्ट्री पड़ी है उसको बहाल करें और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें और कंसिस्टेंसी लाएं पॉलिसी में, ताकि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आए और उसको देखा देखी हुई। ये इन्वेस्टर खुद जाके फिर इसके दुनिया में राब्ते होते हैं, ये खुद अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लाता है इस मुल्क में। दिस इज व्हाट वी नीड इन पाकिस्तान। तो हमारी सबसे जो बुनियादी मसला कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का आता है वो ज़ाहिर है एनर्जी टैरिफ हमारा बहुत ज़्यादा है, रीजन के दीगर ममालिक के निस्बत वो बहुत ही ज़्यादा है। अब वो उसको कैसे, ये एडिशनल यूजेज पे आप कोई ऑफर दे देते हैं, लेकिन वो बेसिक यूजेज पे होनी चाहिए ताकि जो असल कॉस्ट है वो तो कंट्रोल में आए। एडिशनल कॉस्ट तक तो उस वक्त जाएगा बंदा जब उसके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे, जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चल रही होगी, तब वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा, मशीन्स वो ज़्यादा देर तक काम करेंगी। लेकिन जब बेसिक कंजम्पशन ही नहीं पूरी हो सकेगी, वही कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में, तो ये कैसे ये मामला बेहतर हो सकेंगे फिर? इशू ये है कि हम अभी आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ प्रोग्राम सिर्फ तब आता है, आईएमएफ ये नहीं होता कि आपको फिस्कल अपने बजट में कमी हो गई, आपकी जो इनकम है वो कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। प्राइमरीली आईएमएफ प्रोग्राम आता है जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी आती है, कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज कमिटमेंट्स हैं वो आप इतनी फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर रहे थ्रू रिमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स और एफटीआई, जो कि आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरियात जो कि इंपोर्ट्स होती हैं, आपका ऑयल इंपोर्ट होता है और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं और बाकी जो जरूरियात की चीजें, उसमें वो जो इम्बैलेंस आता है उसके लिए आईएमएफ आपको एक फॉरेन एक्सचेंज का कर्जा देती है। अब उसकी कंडीशंस होती हैं। हमारे मुल्क में जब इंडस्ट्री 2007-8 के बाद श्रिंक होना शुरू हुई, एक्चुअली हमारे मुल्क में इंडस्ट्री इस वक्त श्रिंक कर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो इधर प्रोडक्शन कम हुई, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं
अब रेमिटेंसेस 38-39 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आ रही हैं और मुल्क में प्रोडक्शन कम है, वो एक बुनियादी जरिया बनते हैं कीमतें बढ़ने का, इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन कम करने के लिए IMF की फिर बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस आती हैं जिसमें आपकी करेंसी बहुत रैपिडली डिवैल्यू होती है और आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इस वक्त अगर आपने बिजली के रेट्स कम करने हैं, सुनने में आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि अब जैसे इंक्रीमेंटल टैरिफ्स में कमी आई है, अच्छी सिग्निफिकेंट कमी आई है, तो कोई ऐसे आइडेंटिफाई किए जाए सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई या इस तरह की कोई ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट जिसके लिए भी जैसे आप फरमा रहे हैं कि टोटल टैरिफ ही कम कर दिया जाए, बट ऑन दैट द IMF हैज टू एग्री। IMF हैज टू एग्री बिकॉज हमारे पास बहुत ही बड़ा सर्कुलर डेट इस वक्त है जो कि ना सिर्फ बिजली के शोबे में है बल्कि अब गैस की शोबे में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस सर्कुलर डेट को हमने संभालना है और IMF की नजर और हुकूमत पाकिस्तान की नजर इस सर्कुलर डेट पे है। तो इसको मद्देनजर रखते IPPs के साथ भी मुज़ाकरात आपने देखा होगा पिछले चंद माह में हुए हैं, बट सबसे बड़ा इशू IPPs का है वो जो 2013-14 में जो प्राइमरीली चाइनीज IPPs थे जो ज्यादातर कोल बेस्ड बने हैं, उनका सबसे बड़ा क्योंकि इनकी फ्रंट लोडिंग होती है, इसमें ज्यादातर जो खर्चा होता है IPPs का वो शुरू के सालों में 25-30 साल के शुरू के 8-10 साल होते हैं उसमें होता है। तो इसमें अगर हम IPPs से को हल निकालें और IMF से कुछ अरेंजमेंट कर लें तो बिजली के टैरिफ गालिबन कम हो जाएंगे। तो अब साहब ये जो इनएफिशिएंसीज हमारी डिस्कोज या जेनकोज की हैं पूरे एनर्जी से, ये जो खासतौर पर एनर्जी सेक्टर की हैं, वो भी उसको आवाम महंगी बिजली की सूरत में भुगत रहे हैं। जो ये सर्कुलर डेट इस वक्त बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए गैस के सेक्टर को खासतौर पर हुकूमत ये सोच रही है कि हम पेट्रोल की लेवी में इजाफा कर दें, उसको 85 रुपये तक ले जाएँ और इससे भी ऊपर ले जाएँ ताकि वो उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सके, उस सर्कुलर डेट को, और उसको कम किया जा सके। तो ये डेट्स को आवाम पर बोझ डालकर क्यों कम करने की इस वक्त स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? देखिए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हुकूमत उस पर रिलाय करती है क्योंकि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होती। जो NFC अवार्ड है उसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से जो गवर्नमेंट पैसा जमा करती है वो उनको सूबों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। अब ये एक जरिया होगा जिससे आप कोई जराए पैदा करें कि आप सर्कुलर डेट का कोई हल निकाल सकें। अभी ये जो एक होल्डिंग कंपनी बनी थी सर्कुलर डेट के लिए, इसका कुछ थोड़ा हमने खर्चा कम किया है कि थोड़ा सा कम कंसेशन रेट पे बैंकों से इसको रिस्ट्रक्चर कराया है, उससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ये बिजली के रेट कैसे कम किया। मैंने जो 2 चीजें आइडेंटिफाई की हैं वो आप देखिए उसमें अगर IMF एग्री करती है तो हम चंद डेडिकेटेड सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है उसमें ये अपना टैरिफ पहले वो तो कम करें। लेकिन दूसरी पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि टैरिफ तो है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटेशन है, जो रेगुलेशन बेइंतहा ज्यादा है। अब हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है बहुत सी रेगुलेशंस को कम किया, बल्कि 280 रेगुलेशंस को कम किया है। तो आई थिंक गवर्नमेंट बिल्कुल सही सिमत पे है और मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जब कॉन्फिडेंस बहाल होता है तब हमने देखा है माजी में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ती है मुल्क में। सही, और इसके जरिए सर फिर हम ट्रेड डेफिसिट को भी थोड़ा कम करने में, कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ एक्सपोर्ट्स के फिगर्स को हम बढ़ा सकते हैं। रेमिटेंसेस तो हमारी बहुत बेहतर हुई हैं पिछले चंद महीनों में, लेकिन जो एक्सपोर्ट फिगर एक जगह स्टैटिक होकर रह गया है इसमें भी कोई इजाफा हो सकता है और फिर उसके लिए इंपोर्ट को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। या चूंकि हमारी एक्सपोर्ट्स हैं इंपोर्ट लेड, तो वो जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो इंपोर्ट्स भी हमारी बढ़ती रहेंगी। तो 2-3 चीजें, रेमिटेंसेस का फायदा है जी, फॉरेन एक्सचेंज मुल्क को अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि रेमिटेंसेस का एक नुकसान भी है कि मुल्क में पैसा बहुत आता है जो कि प्राइमरीली सऊदी अरेबिया और UAE से पाकिस्तानी भेजते हैं मुल्क में और अपने
खानदानों का खर्चा वो बर्दाश्त करता है, तो वो सब इन कैश होता है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें भी गवर्नमेंट को कोई डेडिकेटेड ऐसे मंसूबे बनाने चाहिए कि जो रेमिटेंसेस जो हैं इनकी डायरेक्शन भी कुछ हद तक हम करें कि ये हमारा रिजर्व्स में बेहतरी लाए या ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चाहिए। ना हो कि कोई जाके अपना घर खरीद ले या कोई प्लॉट खरीद ले, वो कोई कारोबार में इन्वेस्ट करे। दूसरी ये चीज है कि आपने सही फरमाया कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो मुल्क के बाहर से काफी ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सर्विसेज सेक्टर में फोकस करें, हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स भी 8-9 बिलियन हो गई हैं, बहुत इसमें अच्छा इजाफा हो रहा है और उसमें रॉ मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है सर्विसेज एक्सपोर्ट में। तीसरी ये चीज है कि हम जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी गालिबन काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे अपनी टीम के जरिए बहुत काम किया है। एंड आई थिंक एक पॉलिसी अगर अनाउंस होती है जिसमें हम ऐसी चीज हम एक्सपोर्ट बढ़ाने पे देखें, एक तो बंद इंडस्ट्री को चलाएं, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और एक अगर हम मुल्क में चीज बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, उसको इस लेवल पे लाएं। दवाइयां सरे फहरिस्त हैं, फूड आइटम सरे फहरिस्त हैं, कि वो आइटम्स हम एक्सपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल करें, या जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम मुल्क के अंदर बनानी शुरू करें। और उसके बाद हम ये मींस ऑफ मैस प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, स्टील, पेट्रोकेमिकल और मशीन टूल, ये बड़े बड़े हम मंसूबे लगाए। ये लगे थे जी 60 की दिहाई में पाकिस्तान में स्टील लगी थी, 70 की दिहाई में। ये अनफॉर्चुनेटली ये मंसूबे चल नहीं सके, और उसके बाद हम जाए फिर हाई वैल्यू एडेड की तरफ, जिसमें फिर हमें HR ट्रेनिंग भी, मैन पावर ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। देखिए, आप जूते और बनियाने बनाते बनाते जाके सेमीकंडक्टर तो नहीं बना सकते ना, आपके पास वो ह्यूमन कैपिटल नहीं मौजूद। तो ये पूरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जल्द अनाउंस करेगी, और जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी और दैट विल लीड टू मोर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी मौजूद थे। अब देखना ये है कि हुकूमत जिन मनसूबों पर काम कर रही है उनके कितने खातिर ख्वाह नताइज बरामद होते हैं। और बहरहाल SIFC की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा है कि हालात खासी हद तक बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितने अरसे में आता है, इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, जिससे मौजूदा शराब कम होकर 11% से 10.50 पर आ गई है। अब इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद को 11% पर ही बरकरार रखेगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे थे कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट में कमी ना लाने का भी बड़ा इम्कान मौजूद है, जिसकी वजह महंगाई के खतरात भी हैं जो आने वाले महीनों में 6 से 8% तक भी रहेगी और माली साल 2026 के आखिर में ये बढ़ भी सकती है। और इसकी वजह बेस इफेक्ट्स ख़त्म होना है, जिसमें सैलाब से खुराक और ट्रांसपोर्ट की कीमतें गैर मुस्तहकम होना भी शामिल है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जुमेरात को दूसरे रिव्यू में भी इस बात का इशारा दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मुनासिब तौर पर सख्त रहनी चाहिए ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड आउटलुक पर मुस्बत रियल शरह सूद बरकरार रखी है, जो महंगाई को कम करने में अहम थी। अब भी बैरूनी दबाव, रुपए की कदर और बफर्स बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें एक्सपर्ट्स जो शरह सूद में कट को माली साल 2026 के आखिरी महीनों या 2027 तक मौखर होता हुआ देख रहे थे। पिछले कुछ रिव्यूज़ में इसको स्टैटिक रखा गया था, लेकिन आज होने वाले इस ऐलान से, जिसमें 0.5% शरह सूद में कमी लाई गई है, इससे आने वाले वक्तों में अब महंगाई पर क्या असरात मुरतब होंगे, ज़ाहिर है ये आगे चलकर ही पता चल सकेगा। इससे कबल स्टेट बैंक ने शरह सूद को सितंबर से 11% पर रोक रखा है, जबकि जून 2024 से मई 2025 तक 1100 बेसिस पॉइंट्स का कट इसमें हुआ था, क्योंकि महंगाई 40% से गिरकर सिंगल डिजिट में आ गई थी। अब पॉलिसी डेटा पर यह मुनसर है, ये सख्त पॉलिसी कीमतों को मुस्तहकम रखेगी, रुपए की कदर क्या रुक सकेगी और क्या इससे IMF की शराइत पूरी हो सकेंगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा और इसको सिंगल डिजिट में कब और कैसे लाया जा सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। अरबेक साहब मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, सनतकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधा फीसद की कमी, ये सिर्फ एक अलामती कमी है या इसका वाकई कोई बड़ा एक फायदा भी होने वाला है? नहीं, आधा फीसद एक बहुत बड़ी 50 बेसिस पॉइंट इसको कहते हैं जो कमी है, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो
स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आज ऐलान किया है, और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट इंशाल्लाह होगा। यही बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि ये सिंगल डिजिट था पहले 7-8, जिनको बढ़ा के आप ऊपर ले गए थे, और अब जब महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन नीचे गिरा है, तो आप इसको दोबारा सिंगल डिजिट पे लाएं, क्योंकि इससे माली लागत जो है वो हमारी कंपनियों की पॉलिसी रेट कम करने से, लैंडिंग रेट कम होते हैं बैंकों से, और माली लागत कम होती है कंपनियों की, आपके मुकाबलती सकत होती है। आपको जो बैंकों के कर्जों पे मार्कअप देना पड़ता था वो कम देना पड़ेगा अब। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है और बिजनेस कम्युनिटी का एक वादा है, लेकिन सिंगल डिजिट का वादा है, और सिंगल डिजिट इंशाल्लाह इसको करना है। गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह से जब भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अफरात-ए-ज़र हमें डर है कि बढ़ ना जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ती है तो वो हिट करेगा, ट्रिगर करेगा अफरात-ए-ज़र को। खाने पीने की अशिया वैसे बढ़ रही हैं, उससे भी अफरात-ए-ज़र में थोड़ी बहुत जो है वो इजाफा नजर आ रहा है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि अफरात-ए-ज़र बढ़े, और उसको फिर कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर दोबारा डिस्काउंट रेट आप बढ़ाएं तो वो जरा अच्छा नहीं लगेगा और उसको करना भी मुश्किल होगा। तो बहरहाल जब उन्होंने देखा कि तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, बल्कि आज पेट्रोल की कीमत 11 रुपए 30 पैसे और डीजल की 10 रुपए तकरीबन कम फी लीटर हो रही है, तो ये फैसला करने में उनको जरा आसानी हुई, क्योंकि पॉलिसी रेट जो है ये हमारे कर्जों पे सूद की जो बर्डन है और हमारी फाइनेंशियल जो वो है बर्डन है सनतों का, एक्सपोर्टर के कॉम्पिटिटिवनेस को ये खराब कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो उनकी माली लागत में किसी हद तक कमी होगी, लेकिन इट इज नॉट द एंड, इट विल गो लॉन्ग वे। लेकिन मिर्जा हमने देखा कि 11% से 10.5% तक का ये जो सफर था ये महीनों पर मुहित हो गया, और अब ये 10.5% से इसको सिंगल डिजिट में जाते हुए कितना अरसा, अब मजीद कितने महीने लगेंगे? क्योंकि पिछली 3-4 जो रिव्यूज हुए उसमें स्ट्रेटजी रखा गया। ये पीरियड पे मुनसर नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि अफरात-ए-ज़र कहाँ जा रहा है। अफरात-ए-ज़र अगर आपका कम हो रहा है, खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हुई हैं, अगर आपकी तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है जो आजकल है, तो उस वक्त में ये डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट कम होगा। अच्छा, लेकिन जो हुकूमत की इस वक्त स्ट्रेटेजी लग रही है वो चाहे आलमी मार्केट में कीमतें कम हो लेकिन यहाँ पर बढ़ने लगी हैं, चूंकि ये जो गैस का सर्कुलर डेट है उसको अब लेवी लगाकर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेवी में इजाफा होगा तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी। लेवी तो अकाउंट फॉर था 5 रुपए का, लेवी तो अकाउंट फॉर था, वो लगना भी शुरू हो गया है, वो 6 साल तक जाएगा। हमें फिक्र है उन चीजों की जो अकाउंट फॉर नहीं हुई है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस, एलएनजी की कीमतें और खाने पीने की अशिया खास तौर से जिनमें इजाफा हो रहा था। शुगर को आप देखें, ये अपना 220 रुपए पे चली गई थी, 165 की इसकी ऑफिशियल आज में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बनाई है कि शुगर मैनिपुलेशन, जो शुगर प्राइसेस मैनिपुलेशन की गई हैं जिससे कीमतें शुगर की बढ़ी हैं, तो उसमें भी बहुत सी माल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब, ये पूरा दारोमदार है अफरात-ए-ज़र और मनी सप्लाई पे, और अगर अफरात-ए-ज़र कम रहेगा या कंटेन रहेगा, रिजर्व मनी जो है वो कम हो सकेगी, तो बिल्कुल ये डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट कम होगा और ये सिंगल डिजिट हो जाएगा, जो हमारी सनत के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। हमें अपने कर्जों पे इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, हमें कम शरह सूद अदा करना पड़ेगा। सही। और अब ये बिजनेस एक्टिविटीज से कितनी जनरेट होगी, चूंकि बहुत तवील अरसे से ये मुतालबा था बिजनेस कम्युनिटी का, सारे बिजनेसमैन का, कि ये इसमें कमी की जाए, और चलें 50 बेसिस पॉइंट्स की ये कमी हुई, एक जमूर टूटा काफ़ी अरसे के बाद, इससे कितनी मजीद एक्टिविटी अब क्रिएट होगी? देखिए, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में इस्तात
आपकी यह कॉम्पिटिटिवनेस, जिसे मुकाबली सकत कहते हैं, वो हमारी बढ़ेगी। हमारी दो चीजों ने मुकाबलती सकत तोड़ी हुई है। एक पावर रेट, हम कहते हैं हमें 8 सेंट जो 25 रुपए फी किलोवाट या 25 रुपए फी यूनिट बनता है वो दें, और आज के 13 सेंट्स में और 14 सेंट्स में हमें बारे में नहीं है। और दूसरे मार्कअप हम कहते हैं सिंगल डिजिट हमें दें, जो अब 11 से 11.5 किए गया है। तो ये दो चीजों में अगर आपकी कमी आ जाएगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट में अपनी अशिया ज्यादा बेच सकेंगे, जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, नई मुलाजमतें दी जाएंगी, बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत में इजाफा होगा। ये सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये खुशाइन अमल है, लेकिन ये उसके चंद स्टेप हैं, पर इसमें पूरे जो इसका सफर है वो जब ही होगा जब 8 सेंट बिजली के ने जो 25 रुपए फी किलोवाट। और तो ये जो ट्रैक, जी मेरे साहब, सिम्त इस वक्त सिम्त बिल्कुल दुरुस्त है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर छोटी छोटी बेहतरी की कोशिश की जा रही है। सिम्त दुरुस्त है। डिस्काउंट रेट आपका 10.5 हुआ है। मुझे अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है अगर अफरातज़र नहीं बढ़ा तो ये 10 पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू के ऊपर। और इस पे तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज भी वजीर आज़म साहब ने बिजली रिफॉर्म्स पे, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे बात की है, और उन्होंने डिस्कोस के जो नुकसान हैं जो बिजली की कीमत बढ़ाने के सबब है उस पे उन्होंने निचकारी के लिए जोर दिया है, और दूसरे कुछ इक़दाम का ऐलान हुआ है वजीर आज़म पाकिस्तान ने। तो ये दो चीजें हो गई, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी मुकाबलती सकत बहुत बेहतर हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। यही दो हमारे पैर की बेड़ियां थी जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी अशिया को अपने खरीदार के साथ मुकाबलती नहीं बना रही थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब, मेंबर कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वेलकम कर रहे हैं स्टेट बैंक के इस फैसले को। अब देखना है कि इसके कितने आने वाले दिनों में सम्राट लोगों तक पहुंचते हैं और कितने बिजनेसमैन इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट में आधे फीसद का जो फायदा है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी पहुंचा, और वहां पर हमने देखा कि आज ऑलमोस्ट 875 पॉइंट्स का इंडेक्स में इजाफा हुआ, और एक जो बैरियर था 1,70,000 का इंडेक्स का, वो भी आज क्रॉस हुआ। इससे पहले भी हमने कुछ मौकों पर इसको क्रॉस होते देखा, लेकिन जो क्लोजिंग इंडेक्स था वो 1,70,000 से ऊपर नहीं बरकरार रह पाता था, लेकिन आज जो क्लोजिंग इंडेक्स था वो 1,70,741 पॉइंट्स पर रहा। तो अब देखना ये कि जो अगले 15 दिन है इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ये मार्केट कहां तक पहुंचती है, और इस आधा फीसद का फायदा मार्केट को कितना मजीद पहुंच सकता है, कितनी बिजनेस एक्टिविटी मजीद बढ़ती है, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी है पॉलिसी रेट में, इसने कितना फ़ायदा मार्केट को आज पहुँचाया और आगे कितना फ़ायदा इससे होने जा रहा है? देखिए, इसको काफ़ी पॉजिटिव मूड जो है लिया जा रहा है SBP के पार्ट पर, स्पेशली जब सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका व्यू ये था कि पॉलिसी रेट को जो है मुस्तहकम रखा जाएगा। उस सूरत में 50 बेसिस पॉइंट काफ़ी उसको पॉजिटिव लिया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक मोर लेस सक्सेसफुल भी है 5 से 7% इन्फ्लेशन को जो है मेंटेन रखने में। तो आई थिंक कि वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन के अंदर जो है उन्होंने इन्वेस्टर कम्युनिटी को बोनस दिया है, और अनएक्सपेक्टेडली जो है इसको जो है काफी पॉजिटिवली जो है वो कैपिटल मार्केट्स क्योंकि लेगी, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन काफी कम थी कि इसके अंदर कोई चेंजेस, बल्कि कुछ अपीलें भी की जा रही थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि ये पॉलिसी रेट को कम किया जाए। आई थिंक कि उसको हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड जो पॉलिसी है, वो IMF के प्रोग्राम में होते हुए गवर्नमेंट ने इतना मुस्बत डिसीजन लिया है। आई थिंक कि इसको कैपिटल मार्केट्स भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी हमें आने वाले वक्तों में, और एक डायरेक्शन
मिल गया है कि SBP एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो कि IMF को जो है किसी तरह से जो है मना लेता है जब पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। और सब जो ऑलमोस्ट अदर इंडिकेटर्स भी सभी पॉजिटिव हैं इस वक्त मैक्रो लेवल पर, तो ये जो मार्केट 155 से 70 के दरमियान बहुत अरसे से फंसी हुई थी, अब इसने 170 का बैरियर क्रॉस किया है, तो ये आगे ही अब इसने ग्रो करना है, ये एक स्टैटिक पोजीशन तो नहीं रहेगी यहाँ पर? देखें, इसको हमने इन सारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी इस बात की भी थी कि IMF प्रोग्राम के अंदर हमारी ट्रांच रिलीज होगी ऐसी सिचुएशन में जहां पर IMF की 11 कंडीशंस जो हैं जो कुछ गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी और कुछ हद तक जो है उसको मिटिगेट करने के लिए दूसरे जो है अवामिल भी जो है वो सामने पेश कर रही थी, जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स था, टैक्स कलेक्शन टारगेट्स हमने मीट नहीं किए और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके अंदर हमें चैलेंजेस जो है वो फेस हुए थे। फ्लड लॉसेस की वजह से हमारी जो क्रॉप लॉसेस थे उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट आया था, इम्पोर्ट बिल बढ़ गए थे, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़ा बढ़ गया था। आई थिंक कि सारी चीज़ों को नजर रखते हुए IMF ने उसके बावजूद हमें ट्रांच दी, तो जाहिर है हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। आई थिंक कि जो रेमिटेंसेस हैं उसको भी काफ़ी पॉजिटिव लिया गया है रुपी स्टेबिलिटी को और इन्फ्लेशन को केटर करने के लिए। तो आई थिंक कि ये सेलिब्रेशन का जो है वो इस वक्त जो है मोड है, इन्वेस्टर सेलिब्रेट करेंगे कैपिटल मार्केट के अंदर और आई थिंक कि इसको SBP खुद भी सेलिब्रेट कर रही है। और ऐसे साहब, इसमें जो इस वक्त एक पॉजिटिव फेज नज़र आ रहा है मार्केट का, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम बढ़ेगा, नई इन्वेस्टमेंट आएगी और नए इन्वेस्टर भी इसमें इस फेज में आते हुए दिखाई देंगे मार्केट में? देखें, बिल्कुल जब से ये सहूलत अकाउंट जब से एक साल से जब से आया है तब से हम देख रहे हैं कि 10,000 अकाउंट्स जो हैं पर मंथ कैपिटल मार्केट्स में खुल रहे हैं। ये फ्रेश इन्वेस्टर्स लोकल भी हैं, ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं, तो आई मीन अक्रॉस द बोर्ड जो है मार्केट में इंटरेस्ट है और आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि नए जो इन्वेस्टर हैं वही मार्केट का वॉल्यूम लीड करेंगे। मार्केट के जो एवरेज वॉल्यूम्स थे वो 3 टाइम्स बढ़ चुके हैं। आई थिंक कि इसकी वजह यही है कि नए इन्वेस्टर जो है वो आ रहे हैं सहूलत अकाउंट की इंट्रोडक्शन के बाद। SECP का भी इसमें बहुत मेजर रोल है कि उसने कम जो है डेटा के साथ अकाउंट खोलने को जो है तरजीहात उस पर भी दी और नए इन्वेस्टर्स को जो है नए मौके दिए कि इन्वेस्टमेंट को जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बड़े अकाउंट में भी लेकर जा सकते हैं, नॉर्मल अकाउंट भी बन सकता है एक सहूलत अकाउंट। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, जिसमें IMF की सपोर्ट के साथ जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब आगे हम देख रहे हैं कि पॉल्ट प्राइसेस के अंदर भी कमी देखी जाएगी जिसको काफ़ी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन भी जो है वो कम होगी। आई थिंक कि ये जो है काफ़ी एक बेसिस बनेगा कि आगे भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते जाएंगे और कैपिटल मार्केट नए लेवल्स दिखाएगी पॉजिटिव। और ऐसे सब ये जो कैलेंडर ईयर के लास्ट 2 वीक्स होते हैं, पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि खासी करेक्शन भी उसमें होती है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी उसमें नजर आती है, तो इंडेक्स भी उसमें फिर कुछ नीचे चला जाता है। तो ये इस बार भी ये एक्सपेक्टेशन है या इस बार चूंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो सस्टेनेबल एक पोजीशन रहेगी मार्केट की? देखिए, 45% तक तो मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है इस साल। जो परफॉर्मेंस पूरे साल के अंदर रही है, आई थिंक कि आगे जो है हमें 3-4% और मार्केट पॉजिटिव नजर आती है और इस साल के लिए ये क्लोज होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि पॉलिसी रेट के अंदर शरह में जिस तरह नहीं होती रहेगी ऐसी कैपिटल मार्केट नए लेवल्स जो है वो दिखाती रहेगी पॉजिटिव साइड पर। बट जाहिर है इकोनॉमिक डेटा को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फेडरल बजट जो है उसकी मिनी बजट की भी बातें हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और आए वक्तों में टैक्स के जो नए मौके गवर्नमेंट देख रही है, आई थिंक कि वहाँ पर जो है सुपर टैक्स की रिडक्शन जो है उस पर स्पेकुलेशन पॉजिटिव साइड पर है। आई थिंक कि वहाँ उसको मिटिगेट करने के लिए भी नए टैक्सेस कहीं पर लगेंगे। तो आई थिंक कि चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं बट गवर्नमेंट बहुत बेहतर तरीके से उसको डील कर रही है। IMF को भी अच्छे तरीके से डील कर रही है और इन्फ्लेशन को भी। और ऐसे अब इसमें फिर आने वाले दिनों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितनी बढ़ सकती है, वॉल्यूम मार्केट का कितना इंक्रीज हो सकता है, ये मजीद पॉजिटिव होने जा रही हैं चीज़ें? देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमने देखा अनफॉर्चुनेटली कम भी है और उसकी वजह ये है कि रुपी का डेट है $140 बिलियन का। हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में सर्कुलर डेट क्राइसिस जैसी रिजॉल्व होगा वैसे रुपी जो है उसके अंदर वो स्ट्रांग होगा काफ़ी ज़्यादा और उसके साथ जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पोर इन होगी। बट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिवाइव करना है, स्पेशली लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और फिर फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। आई थिंक इसमें कुछ वक्त लगेगा लेकिन जाहिर है इसको काफ़ी पॉजिटिवली लोकल इन्वेस्टर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को आइंदा आने वाले वक्तों में नजर आ रहा है कि काफ़ी लेवल जो है देखे जाएंगे और वो जो फोकस होगा वो लोकल इन्वेस्टर की तरफ से ही होगा और कैरी करेगा उसको फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब, MD एंड सॉफी कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।